नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है शालिनी शर्मा जी की। इन्होंने पूछा है, मेरी धनुलग्न की कुंडली है, सिंह राशि है और चंद्रमा अस्त और मृत है। क्या मैं चांदी की अंगूठी पहन सकती हूँ? कोई नुकसान तो नहीं है इसका? और अगर पहन सकती हूँ तो किस उंगली में पहनूं? देखा जाए तो धनुलग्न की कुंडली में चंद्रमा अष्टमपति होते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जिन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। सो आप बड़े प्रेम से चांदी धारण करिए और इससे कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये चांदी शुक्र को भी सपोर्ट करता है, पर आप चांदी धारण कर लीजिए, इससे कहीं कोई नुकसान नहीं है। चंद्रमा को आपने पूछा है बल देने के लिए, तो चंद्रमा को बल देने के लिए रजत भस्म का सेवन, तो वहीं आयुर्वेदिक दुकान में मोती पिष्टी प्राप्त होता है, उसका सेवन, उससे भी आपके चंद्रमा बलवान हो सकेंगे। और अगर चंद्रमा को चांदी से ही बलि करना है तो अच्छी बात है। सोमवार के दिन सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा उंगली में चांदी धारण कर लीजिए। आप चाहें तो चांदी का ब्रेसलेट या चांदी का कड़ा भी धारण कर सकती हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। रवि शर्मा जी ने पूछा है, मेरे कर्क में गुरु और केतु, सामने राहु, नवम में शनि, दूसरे में मंगल हैं, छठे में शुक्र, किस चीज से मेरी आय होगी? सीधी सी बात है कि लग्न में ही देव गुरु हैं और वो भी केतु के साथ बैठे हैं। केतु के साथ होने से थोड़ा मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन उच्च राशि में देव गुरु का होना ये अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। और मैं समझता हूं कि शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं। वैसे तो देखा जाए तो इस कुंडली के हिसाब से ऐसा जातक धार्मिक कृत्य करे, धर्म से संबंधित काम करे, धार्मिक कृत्य करके, क्योंकि नवम के शनि देव गुरु से दृष्ट हैं, तो वैसे भी ऐसा जातक कहा गया है कि राजवंश में भी जन्मा हो तब भी दीक्षित होगा। तो कहीं ना कहीं धार्मिक कृत्य से ही आपके जीवन काल में आय की स्थिति बनेगी। सो धार्मिक कृत्य, ज्ञान देना, लोगों को ज्ञान देना। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई धर्म उपदेश देने वाला ही बने। आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड से संबंधित परामर्श का कार्य करके आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। खुशी पारिख जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में ही शनि केतु, चौथे भाव में गुरु सूर्य, पांचवें भाव में बुध हैं, छठवें भाव में शुक्र, सातवें भाव में चंद्रमा और राहु, 10वें भाव में मंगल, यह परिवर्तन योग कैसा फल देगा? कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में शनि और इनका कहना है कि 7वें में चंद्रमा, यानी शनि और चंद्रमा ने आपस में परिवर्तन किया है। देखिए, ये है तो लग्न और सप्तम का परिवर्तन, आमतौर पर इसे ठीक ही कहेंगे, बहुत अच्छा मैं कभी नहीं कहूंगा। केंद्र का परिवर्तन है, यही त्रिकोण का परिवर्तन हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इस परिवर्तन में समस्या यह है कि चंद्रमा और शनि तब भी आमने सामने ही रहेंगे। उस अवस्था में जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में ही चंद्र शनि का संबंध होने के कारण जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति, कार्यों में विलंब होना, हर कार्य में देरी होना, ये समस्या बनी ही रहेगी। मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जरूरी नहीं है हर परिवर्तन श्रेष्ठ ही हो। रोहित जी हैं, इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न और एकादश में देवगुरु 7 डिग्री के साथ और शुक्र जो है वो 16 डिग्री के साथ, केतु 12 डिग्री, गुरु सप्तमेश होकर के उच्च राशि में है, क्या पत्नी सुंदर, भाग्यशाली और गुणवान मिलेगी? ये तो सवाल आपसे मुझे पूछना पड़ेगा, क्या आप सुंदर, गुणवान और भाग्यशाली हैं? भाग्यशाली तो मान लिया जाए कि हो ही जाएंगे जिस तरह की पत्नी की आपको अपेक्षा है, लेकिन क्या आप भी सुंदर और गुणवान हैं? केवल अपेक्षा है या आपके अंदर भी वो गुणवत्ता होनी चाहिए? अगर वो गुणवत्ता है तो पत्नी सुंदर तो मिल ही जाएगी। सुंदर किस सुंदरता की बात कर रहे हैं? क्या रूप वाली सुंदरता की बात कर रहे हैं या गुण वाली सुंदरता की? भार्या रूपवती शत्रु, अगर रूप वाली शत्रुता चाहिए या रूप वाली शत्रु चाहिए तब तो वो तो जरूर मिल जाएगी आपको। लेकिन भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता, ऐसा पुत्र जो मूर्ख हो, अपंडित हो, वो शत्रु होता है। तो भार्या आपको कैसी चाहिए? सुंदर, कैसी सुंदर? चेहरे वाली, बहुत चेहरे सुंदर वाली, ऐसा? अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बड़ा गंभीर शास्त्र का सूत्र है, लेकिन इसे हम लागू हर जगह नहीं कर सकते हैं। शास्त्र का सिद्धांत कहता है भार्या रूपवती शत्रु, तो मतलब जितनी रूपवती स्त्रियां हैं उनका फिर विवाह ही ना हो, नहीं, इसका यह मतलब नहीं है।
आप उसकी सुंदरता की योग्य न हो तब, ये बात हर जगह लागू नहीं होगी। आप उस रूपवती के सुंदरता की योग्य हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आप भी उतने ही सुंदर हो तो कहाँ कोई दिक्कत। परंतु आप उतने सुंदर न हो और तब आपको अगर ऐसी प्राप्त हो जाए, तब ये सूत्र लागू हो जाता है, भार्या रूपवती शत्रु। हाँ, आपकी कुंडली में जो आप पूछ रहे हैं ये तो तय है कि सप्तमेश बनकर के जाकर के लाभ भाव में बैठना, ये तय है कि जीवन काल में पत्नी के आने से ही धनागमन होने वाला है, तो भाग्यवान तो आप सिद्ध हुए। अब रही बात पत्नी के खूबसूरत होने की और गुणवान होने की, तो गुणवान अगर आप हैं तो पत्नी गुणवान हो जाएगी, ये कोई समस्या का विषय नहीं है। अगर आपके अंदर गुण है तो अपने गुणों से, क्योंकि कहते हैं कि जिसके संसर्ग या संपर्क में कोई आता है तो संपर्क से, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो या तो वो इतने गुणवान हो कि आपके गुणों को बदल दे, या आप इतने गुणी हो कि अपने गुणों से उसको जोड़ लें और अपने जैसा गुणी बना लें, ये निर्भर आपके ऊपर है। डॉक्टर निशांत सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न में प्रथम भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में बुध और चंद्रमा, दूसरे भाव में शुक्र और शनि की युति, तीसरे भाव में सूर्य गुरु और केतु की युति, क्या जीवन में कभी सुख नहीं होगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अभी चंद्रमा की महादशा है। कन्या लग्न में मंगल का लग्न में होना तो बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। ये एक तरह से देखा जाए तो जीवन काल में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी निरंतर उत्पन्न कर देते हैं। और अभी आपको चंद्रमा की जो दशा चल रही है तो चंद्रमा लाभेश होने के कारण छठे से छठा रोग कारक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो ये दशा भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की सूचना दे रहा है। और आपने ऊपर से कहा है कि चतुर्थ भाव में बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी लग्नेश के साथ ही चंद्रमा का जाकर के बैठ जाना, इन लाभेश का, ये लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। चतुर्थ भाव की स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि का होता है, यहाँ चंद्रमा का होना बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि लाभ भाव का स्वामी है तो छठे से छठा होने के चलते रोग का भी सूचक है। फलतः स्वास्थ्य से संबंधित ये परेशानियों की सूचना तो बनी रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि जीवन में सदैव संघर्ष होगा। संघर्ष की स्थिति हमेशा हम नहीं कह सकते, कभी कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसके जीवन में केवल और केवल परेशानी, केवल और केवल संघर्ष हो। किसी के जीवन में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, कुछ बुरा तो कुछ अच्छा भी है। साहिल मनकोटिया जी हैं, पूछते हैं कि मीन लग्न की कुंडली में गुरु 12वें भाव में, चंद्रमा दूसरे भाव में, नीच के वक्री शनि के साथ, मंगल सप्तम भाव में और नवम में बुध हैं। वर्गोत्तमी नवमांश कुंडली में गुरु चंद्रमा चतुर्थ भाव में, पंचम में नीच के मंगल सूर्य के साथ और एकादश में बुध, तो कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं? गुरु 12वें भाव में बैठे हैं मीन लग्न की कुंडली में, चंद्रमा दूसरे भाव में, नीच के वक्री शनि के साथ। तो इस लग्न की कुंडली में यानी मीन लग्न में मंगल, और देखा जाए तो चंद्रमा का रत्न सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। तो मंगल तो आपने बताया कि सप्तम में बैठे हैं तो शत्रु राशिस्थ हो गए, चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं तो ये भी ठीक स्थिति में नहीं है। फिर इसके हिसाब से तो मैं आपको रत्न धारण करने के लिए तो मना कर देता हूँ, रत्न धारण आप मत करिए। आप ऐसा करिए, आप सोना धारण करिए, सोने का छल्ला पहनिए, सोने का आप ब्रेसलेट पहन लीजिए, या सोना बनवा करके छल्ला तर्जनी में धारण कर लीजिए, तो इससे आपका सोने का कड़ा बना करके भी आप पहन सकते हैं। तो सोना धारण करिए, इससे फायदा रहेगा। शुभम श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मेष लग्न और लग्न में शनि 4 अंश 15 कला के साथ, मंगल 7वें भाव में 10 अंश पर और चंद्रमा छठे में 28 अंश 3 कला पर, लेकिन चलित में मंगल के साथ ही सप्तम में है, तो शनि के नीच होने का कितना प्रभाव होगा, साथ ही चंद्रमा का और मेरे ऊपर किस राशि का ज़्यादा प्रभाव रहेगा? कन्या या तुला? बहुत बढ़िया आपने पूछा है। देखिए, ऐसी अवस्था में जबकि चलित में दिखा रहा है कि चंद्रमा तुला राशि का फल दे, राशि आपकी जब भी गणना में आएगी वो तुला ही है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर तुला के भी कुछ गुण हैं और तुला से संबंधित चीजें भी आपको अपने अंदर दिखाई पड़ेंगी। कारण चंद्रमा का तुला राशि में चलित में दिखना और चंद्रमा का तुला का प्रभाव देना, तो तुला से संबंधित बहुत हद तक गुण आपके अंदर होगा और कन्या का भी बने, कहीं ना कहीं आपके अंदर मिक्सचर गुण, दोनों के गुण दिखाई पड़ेंगे। अब बारी आ जाती है कि शनि जो कि लग्न में ही बैठे हैं 4 अंश 15 कला के साथ, और वो भी नीच राशि में। मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ने से निचत तो भंग तो माना जाएगा, लेकिन देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं उन्माद योग है, क्योंकि मंगल सप्तम में बैठ करके लग्नगत शनि को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में जातक बहुत ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं चलित में सप्तम का ही फल दे रहे हैं, तो इस अवस्था में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कई बार बोलने वाला, अपने से बात करने वाला, बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला, बात बात पर गुस्सा करने वाला, और दाम्पत्य जीवन के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं, सप्तमस्त मंगल पर शनि की दृष्टि दाम्पत्य विच्छेद की स्थिति को उत्पन्न कराने वाला है। तो ये उन्माद योग भी, तो ये बहुत अच्छा तो मैं इसको नहीं कहूँगा। लवजीत
जी का प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में 12वें घर में शुक्र हो तो ये अच्छा फल दिलाएगा या नहीं अगर सूर्य 10वें में मृत हो। देखिए, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र का 12वें भाव में होना, सूर्य की राशि में जाकर के बैठे और इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। 12वें में शुक्र का होना ही इस बात की सूचना है कि जातक को अति सौभाग्यशाली बना देंगे, लेकिन हाँ, सूर्य के कमजोर हो जाने के कारण कहीं ना कहीं शुक्र भी कमजोर पड़ रहे हैं। फलतः आपको अपने शुक्र को बलि करना चाहिए। और शुक्र को बलि करना हो तो क्या करना चाहिए? शुक्र को बलि करना हो तो आप सफेद वस्त्र धारण करिए, साफ सुथरा वस्त्र पहना करिए, इत्र का प्रयोग करिए, फटे पुराने वस्त्र, जले वस्त्र न पहनिए, स्त्री का सम्मान करिए, रजत भस्म का सेवन, हीरक भस्म का सेवन करिए अगर आप धन से सक्षम हो, ताकि आपके शुक्र को और बल मिल जाए। हितेश रावल जी हैं, इन्होंने पूछा है जन्म पत्रिका में सिंह लग्न है, लग्न में मंगल स्थित है और सप्तम भाव में कुंभ राशि का शनि है, तृतीय में तुला का शुक्र और गुरु चौथे भाव में शादी हो गई है, मेरी भतीजी की कुंडली है तो दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? अब हो गई है तो पूछने का कोई मतलब नहीं, पर बता देता हूं, सिंह लग्न है तो ये आपकी जाति का, आपकी भतीजी है, सो भी आप जानते होंगे थोड़ा सा स्वभाव सिंह का जो होता है वो तो रहेगा ही, थोड़ा कठोर स्वभाव या गुस्सैल कह सकते हैं। अब लग्न में ही मंगल के स्थित होने से परिस्थिति थोड़ी अलग हो जाएगी, गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा, क्रोध ज़्यादा होगा। और सप्तम में फिर यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं। अब देखा जाए तो ये स्थिति बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, ये अलग बात है कि शनिदेव स्वगृही हैं, तो स्वगृही होने के चलते वो दाम्पत्य बचाने का काम तो जरूर करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण और जातिका का जो स्वभाव दिखाई पड़ रहा है उसमें उग्रता का समावेश थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। फलतः ये संभावना या इस बात की संभावना है कि दाम्पत्य जीवन थोड़ा पीड़ित या मतभेदपूर्ण हो। अब ये अलग बात है कि मैं ये जो मतभेद पूर्ण कह रहा हूं, संभव है कि अगर कुंडली कम मिलाई गई हो तो बात और बिगड़ सकती है, संभव है कि कुंडली बाकायदा मिलाई गई हो, हर एक पॉइंट समझा गया हो तो मतभेद थोड़ा कम हो, पर होगा जरूर। ये पूनम शुक्ला जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न की कुंडली और 12वें भाव में मंगल और केतु हैं, पंचम में सूर्य शनि देव गुरु और शुक्र, क्या संतति में बाधा आएगी? छठे में बुध राहु, 10वें में चंद्रमा, क्या मंगल दोष प्रभावी रहेगा? मकर लग्न की कुंडली में 12वें में मंगल और केतु हैं, पंचम में सूर्य शनि, बिल्कुल यहाँ मांगलिक तो हैं, जातक जो भी है, आपकी कुंडली है तो आप हैं, मांगलिक हैं। अब हम संतान पर सीधे चलते हैं कि मकर लग्न की कुंडली में 12वें भाव में आपका कहना है कि मंगल और केतु, पंचम में सूर्य शनि और देव गुरु, तो यहाँ देखा जाए तो संतान भी बाधित दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देव गुरु का संतान भाव में जाकर के बैठना और सूर्य शनि दोनों के दोनों विच्छेदात्मक ग्रह के साथ बैठ जाना सूर्य पंचम में गर्भ की स्थिति को खराब कर देते हैं। और पूनम शुक्ला यानी स्त्री, अगर आप अपने लिए पूछ रही तो निसंदेह यहाँ सूर्य बार बार गर्भ खराब करने का काम करेंगे और देव गुरु का साथ हो जाना वहाँ पर गर्भ की स्थिति यानी संतान में भी कहीं ना कहीं बाधा और परेशानियों को ही देने वाला है, यानी ये कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति को दर्शा रहा है। समीर सोनी जी का प्रश्न है, मकर लग्न में दूसरे स्थान में सूर्य चंद्र और शुक्र हैं और लग्नेश शनि पंचम स्थान में है, शुक्र शनि का परिवर्तन योग क्या फल देगा? देखा जाए तो मकर लग्न में दूसरे स्थान में सूर्य चंद्र और शुक्र और लग्नेश शनि पंचम में। देखिए, लग्नेश शनि का पंचम में होना ठीक है, पर जानते ही आपके पंचम के शनि के बारे में मैंने कभी अच्छा नहीं कहा, क्योंकि ये शनि सप्तम पर दृष्टि डालते हैं लाभ और द्वितीय भाव यानी इन सभी ग्रहों पर। हाँ, ये अच्छी बात है कि परिवर्तन द्वितीय और पंचम का हुआ है, तो द्वितीय पंचम के परिवर्तन को अच्छा माना गया, भाषण योग बन जाता है, धनवान योग भी बनता है, परंतु धनवान योग में स्वयं शनिदेव ही कई बार परेशानी उत्पन्न करेंगे। अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न गंभीर खड़ा हो जाएगा कि ये कुंडली जो है मकर लग्न की है और यहाँ पर शनिदेव ही मकर लग्न की कुंडली और यहाँ शनिदेव ही लग्नेश हैं, तो क्या वो स्वयं भी धननाश का कारण बनेंगे? देखिए, शनिदेव इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, सो धननाश का कारण कभी नहीं बन सकते। अपना घर कोई खराब थोड़ी करेगा, लेकिन हाँ, विलंब उनके दृष्टि में ही है, ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा। तो शनि की दृष्टि होने के चलते थोड़ा दिक्कत तो ऑलरेडी आ जाता है, क्योंकि शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये कई तरह से देखें तो राजभंग योग भी है, पर फिर भी मैं यहाँ राजभंग योग की चर्चा ना करके कहूँगा कि हर चीज़ में थोड़ा डिले और दिक्कत, थोड़ी परेशानी तो जरूर आएगी। दीपांशु मडावे, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न में शनि 29 डिग्री वक्री बुध शुक्र से दृष्ट कैसा फल मिलेगा? शनि कमजोर है या बली? मकर लग्न में शनि 29 डिग्री, तो 29 डिग्री पर मकर लग्न में होने का मतलब है कि ये बाल अवस्था में हुए हैं तो कमजोर, परंतु बुध और शुक्र की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, फलतः इनको दृग बल मिल रहा है। तो बुध और शुक्र की दृष्टि तो सीधी एक ही दृष्टि हो सकते हैं, वो सामने उनके बैठे हुए हैं, तो ये तो थोड़ी सी परेशानी की स्थिति भी बन जाती है। हालांकि बात मकर लग्न की चल रही है, तो यहाँ है शनिदेव कारक ग्रह ही, लेकिन सप्तम में जो बुध और शुक्र बैठे हैं उन पर शनि की दृष्टि ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद सूचना नहीं है। और यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर पड़ी तो भी थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, परंतु
चूंकि लग्नगत जो शनिदेव है उनको दृग बल मिल रहा है, तो उससे कुछ हद तक उनको बल तो अवश्य ही मिल जाएगा। अब ये देखना होगा कि जातक का जन्म दिन का है या रात्रि का। अगर रात्रि का है तो रात्रि का भी कालबल भी शनिदेव को मिल जाएगा। हालांकि लग्न में शनिदेव कतई बढ़िया नहीं होते हैं, क्योंकि लग्न पूरब है और शनिदेव पश्चिम के कारक हैं, तो पूरब में जाकर के वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते। एक तरह से भाव के दृष्टिकोण से देखें तो कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि होती है, तो वहां शनिदेव नीच के समान फल देते हैं। तो बहुत अच्छा भाव उनके लिए कभी नहीं कहा जा सकता, भले उनकी राशि क्यों ना हो, वो थोड़ा डिस्टर्ब ही वहां पर करते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव को मैं बहुत बली तो कभी नहीं कह सकता। हाँ, दृग्बल थोड़ा मिल रहा है, क्योंकि दोनों त्रिकोणों के स्वामी उनको देख रहे हैं, दृग्बल है, पर बहुत अच्छा ये तब भी नहीं है। नम्रता सक्सेना जी का प्रश्न है कि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र व मंगल लग्न में, सूर्य बुध व चंद्र दूसरे भाव में, गुरु व राहु तीसरे भाव में, वक्री शनि अष्टम में, चंद्रमा की दशा चल रही है, कौन सा रत्न पहने, नीलम धारण किया जा सकता है? तुला लग्न की कुंडली में शुक्र मंगल लग्न में, सूर्य बुध चंद्र दूसरे में, गुरु व राहु तीसरे में, वक्री शनि अष्टम में। वक्री शनि का अष्टम में होना, वैसे तो नीलम आपको एक बार जरूर पहना करके देखा जा सकता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पक्ष में जाऊंगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक चंद्रमा की दशा है अभी। एक बात ध्यान रखना होगा कि अष्टम के शनि कई बार संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो आप चाहें तो ट्राई करके देख लें एक बार नीलम, परंतु ये ध्यान रख करके कि शनिदेव संघर्ष को बढ़ा देंगे। मैं पक्ष में नहीं हूं, उसके जगह सबसे अच्छा उपाय है कि आप बल्कि शुक्र का ही रत्न, जो कि लग्न में ही बैठे हुए हैं, शुक्र का ही रत्न धारण कर लीजिए। शुक्र का रत्न ओपल या हीरा धारण कर लीजिए। शनिदेव के रत्न को मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, संभव है कि वो जीवन काल में हर कार्य में विलंब, बाधा और परेशानी उत्पन्न कर दें, वो ठीक नहीं होगा। अंकेत घोष जी ने पूछा है, वृषभ लग्न, छठे घर में राहु और गुरुदेव की युति है, शुक्रदेव दूसरे घर में बुध के साथ युति कर रहे हैं, क्या ये विपरीत राजयोग है? अब आगे इन्होंने बताया कि राहु 29 डिग्री और गुरु 11.5 डिग्री, परंतु शुक्र को इन्होंने बताया है 26 डिग्री। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र का 26 डिग्री पर होना, यानी मिथुन राशि में तो मृत अवस्था में हुए साहब। देखिए, विपरीत राजयोग तो माना जाएगा, लेकिन समस्या क्या है कि आपके शुक्र कमजोर हैं, तो शुक्र कमजोर हुए तो विपरीत राजयोग जागृत नहीं होगा। लग्नेश को बलि करिए, लग्नेश बलि होंगे तभी विपरीत राजयोग जागृत माना जाएगा। ये सुरेश जोशी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न में गुरु और चंद्रमा पंचम में, मंगल चतुर्थ में, शनिदेव दशम में, और साथ ही साथ इन्होंने आगे कहा है कि शुक्र 12वें भाव में, सूर्यदेव द्वितीय में, विवाह में दिक्कत, गृह कलह और संतान होने में बाधा आएगी। वृषभ लग्न में गुरु और चंद्रमा पंचम में है, ठीक है, मंगल चतुर्थ में, शनिदेव दशम में। तो मंगल चतुर्थ में हुए तो जातक मांगलिक हुआ। शनिदेव की दृष्टि अगर देखें तो चतुर्थ भावगत मंगल पर और सप्तम पर भी पड़ रही है, और सूर्यदेव का कहना है कि द्वितीय में, तो विवाह में दिक्कत, गृह क्लेश और संतान में बाधा आएगी। थोड़ी बहुत दाम्पत्य जीवन की परेशानी तो है ही। हालांकि मैं आपको एक बात कमाल की बता दूं कि वृषभ लग्न में वैसे देखा जाए तो शनिदेव सर्वाधिक योग कारक है, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में कमोबेश परेशानी उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ आपने जो आगे कहा है कि गुरु और चंद्रमा पंचम में है, तो गुरु और चंद्रमा का पंचम में होना वैसे तो खैर बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु अकेले यहाँ पर नहीं है, तो अकेले होते तो भावनाश कर देते। भले पंचम में वो अपने घर में नहीं बैठे हैं और इस लग्न में कारक भी नहीं है, मारक हैं, तो मारक होने के चलते ही दिक्कत लाएंगे। लेकिन आपने जैसा मुझे बताया है कि मंगल चतुर्थ में है, शनिदेव दशम में, शुक्र 12वें में, सूर्य द्वितीय में, तो आपने ये तो नहीं बताया कि गुरु के ऊपर किसी और पाप ग्रह की दृष्टि तो मुझे दिखाई पड़ नहीं रही आपकी बातों से। तो गुरु पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं तो संतान में कोई देरी हो सकती है, बाधा आ सकती, पर संतति सुख हो जाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। सचित कौल जी ने पूछा है कि अगर वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य बुध लग्न में, शनि राहु चतुर्थ में, मंगल शुक्र 12वें में, क्या सारी जिंदगी टेंशन में रहेगी? शनि 13 डिग्री पर है, सूर्य 16 डिग्री पर, चंद्रमा बृहस्पति तीसरे घर में, क्या करूं? वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य बुध लग्न में, शनि राहु चतुर्थ में, तो देखिए शनि राहु चतुर्थ में बैठे हैं, तो सीधी सी बात है, ये कौन सा घर है? आपका अपना घर, आपके सुखों का भाव, और इसमें जाकर के शनि राहु की युति का होना ये कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता, तो ये परेशानी का कारण बना। अब आगे आपने कहा है कि मंगल शुक्र 12वें में बैठे हैं, तो देखिए शुक्र का 12वें में होना, लग्नेश का 12वें में होना, वैसे देखा जाए तो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, 12वें के शुक्र को बहुत बढ़िया माना गया है, लेकिन लग्नेश बन करके हैं, तो ये अयोग भी मान्य होगा, यहाँ संघर्ष कराएंगे। तो थोड़ा सा संघर्ष तो जीवन काल में रहेगा, पर फिर भी कोई बात नहीं। आप हनुमान जी की आराधना करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक हनुमान जी की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, ये दो देवताओं की आराधना करिए, इसी से जीवन काल में जो कष्ट, टेंशन, परेशानी है वो दूर होगी। और अंकित कुमार जी, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न में एकादश भाव में नीच राशि में वक्री शनि पर
मंगल की 8वीं दृष्टि है, चंद्रमा तथा मंगल चतुर्थ भाव में है और बुध सूर्य षष्ठ भाव में है। क्या मेरी शनि की महादशा अच्छी रहेगी या बुरी? देखिए, एक बात आपको बता दूं कि आप शनि की दशा से उम्मीद क्या क्या रखते हैं। अगर बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शनिदेव देने में कोई कोताही करेंगे, क्योंकि लाभ भावगत शनि नीच राशि में होकर के भी, और ऊपर से आपने जैसा मुझे बताया है कि जिस तरह की मंगल की दृष्टि उन पर पड़ जा रही, शनिदेव भी वक्र अवस्था में भी मुझे कोई खराब फल देते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वक्र नीच राशि में वक्र होकर के उच्च के समान फल देंगे। तो सामान्यतया देखा जाए, विशेषतया देखा जाए तो दो धर्म होते हैं, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। सामान्य धर्म ये कहता है कि शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण हर कार्य आपका विलंबित होगा, इसलिए मैंने कहा विशेषतया ये कहा जाए तो शनिदेव का जो प्रभाव है और स्वभाव है आपके लिए बढ़िया फलदायी होगा। लेकिन सामान्यतया देखा जाए तो इनकी दशा होगी और लग्न पर इनकी दृष्टि है तो हर कार्य को थोड़ा विलंबित तो ये करेंगे ही करेंगे, पर फिर भी रिजल्ट अच्छा होगा। दुर्गेश राम मिश्रा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न है और शुक्र लग्न में 8 डिग्री, चौथे हाउस में, सिंह राशि में शनि मंगल गुरु राहु सभी वक्री हैं, राहु वक्री नहीं होते हैं। असल में राहु वक्री ही होते हैं, इसलिए उनकी गणना ही नहीं होती वक्री में। अगर वो मार्गी हो जाए तब चमत्कार होगा। तो राहु की गणना इसमें नहीं है, तो ठीक है, राहु 7 में है, ये ठीक है। चंद्रमा छठे घर में तुला राशि में 10 में, और बुध केतु अच्छा, चंद्रमा छठे घर में और 10 में बुध केतु, 11 में सूर्य। इनका प्रश्न है कि क्या इस कुंडली में पत्नी और बच्चे का सुख मिलेगा? वृषभ लग्न और शुक्र लग्न में बैठे 8 डिग्री, चौथे घर में सिंह राशि में शनि मंगल गुरु राहु। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु का पीड़ित हो जाना थोड़ा सा डिस्टर्ब का कारण बना। चंद्रमा छठे घर में बैठे हैं तुला राशि में, और वृश्चिक यानी कि सप्तम पति जो बनते हैं मंगल, वो जाकर के चतुर्थ भाव में राहु के साथ बैठे हैं। तो दाम्पत्य का स्वामी और लग्नगत अगर हम शुक्र को देखें तो वो दाम्पत्य कारक शनि की दृष्टि से दृष्ट हुआ, तो ये दाम्पत्य तो यहाँ पीड़ित दिखाई पड़ रहा है। और संतान के कारक की अगर हम बात करें तो वो बुध हैं, स्वामी हैं, और वो बुध जाकर के कहाँ पर बैठे हैं तो वो 10वें घर में बैठे हैं, और वो भी दिखा रहे हैं आप केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर संतान की स्थिति भी थोड़ी पीड़ाजन्य ही दिखाई पड़ रही है। संतान की स्थिति भी यहाँ पर पीड़ाजन्य ही दिखाई पड़ रही है, परंतु ना नहीं है, दाम्पत्य तो यहाँ पूरी तरह से पीड़ित दिख रहा है। एम घोष जिन्हें पूछा है मकर लग्न और कन्या राशि की कुंडली में 8वें घर पर राहु हैं, और अंश उन्होंने लिखा है 19 अंश पर, उस पर मंगल 9 अंश 58 कला की दृष्टि हो तो हमें उसका क्या परिणाम हो सकता है? मकर लग्न और कन्या राशि की कुंडली में 8वें घर पर राहु और उस पर मंगल। देखिए, ये दुर्घटना कारक स्थिति और अष्टमस्थ राहु पर मंगल की दृष्टि का दुर्घटना के साथ साथ चोट चपेट, ऑपरेशन या किसी न किसी तरह के गुप्त रोग, और गुप्त रोग के भी विकृत होना। कब? तो किसी उपाय, दवा या ऑपरेशन इत्यादि के बाद उसमें विकृति आ जाने की संभावना को ये प्रदर्शित करता है। अब ये भी देखना होगा कि राहु जिस राशि में बैठे हैं उसके राशिपति की स्थिति कैसी है, तो ये सारी चीज़ें देख करके ही ये तय करेंगे। पर हाँ, ये विकृति लाने की बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। जाते जाते आप सबों से एक बार कहना चाहता हूं कि चाहे वो कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे हो या ज्योतिष जिज्ञासा, आप दोनों ही कार्यक्रमों के लिए प्रश्न, चाहे आपके मन में जो भी वीडियो आपके सम्मुख हो उसी वीडियो पर आप अपने प्रश्न लिखते रहिए, वहीं से आपके प्रश्न चुने जाते रहते हैं, और जब भी मैं कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होता हूं तो आपके प्रश्न का जवाब मैं उस कार्यक्रम में अवश्य देने का प्रयत्न करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।